अगर हम एस 2 की बात करें तो ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहली बात, इन्वेंट्री क्या है? अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो एस कहता है कि इन्वेंट्री तीन तरह की हो सकती हैं। एक तो फिनिश गुड्स, ये वो गुड्स हैं जो हमने रखा हुआ है सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर दो WIP, ये वो गुड्स हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है लेकिन अभी तैयार नहीं हुए। और नंबर तीन है रॉ मटेरियल और सप्लाईज जो कंज्यूम किए जाने हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स ऑफ सर्विसेज। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट है या कोई पार्ट पुर्जा है जिसका इस्तेमाल किसी खास एसेट के फिक्स्ड एसेट के अंदर कभी कभी फ्रीक्वेंटली नहीं होता, कभी कभी होता है, तो उसे हम इन्वेंट्री नहीं मानेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन और दिए गए हैं, जैसे हम इन्वेंट्री नहीं मानेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के WIP को, सर्विस कंपनियों के WIP को, सर्विस प्रोवाइडर के WIP को, स्टॉक डिवेंचर शेयर वगैरह को नहीं मानेंगे। और प्रोड्यूसर्स की अगर कोई इन्वेंट्री है जैसे लाइव स्टॉक है या गैस है या आयरन ओर है जिसे हम रखते हैं किस काम के लिए, NRV के बेसिस पे वैल्यू करके, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफिनीशन पार्ट और स्कोप पार्ट हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, बड़ा सिंपल। कॉन्सेप्ट 1 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का कि इन्वेंट्री हैज़ टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर। और इसके लिए जो कंपैरिजन किया जाएगा वो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है कि वो कंपैरिजन आइटम टू आइटम बेसिस पे होगा तब तक जब तक कि इसके अंदर सिमिलर या रिलेटेड आइटम ना हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 और 2 ध्यान रहेगा। नंबर 3 कि भाई NRV का मतलब क्या है? NRV का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस है, उसके अंदर से अगर हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को घटा दें और उसके अंदर से अगर हम होने वाले सेलिंग एक्सपेंसेस को घटा दें तो जो चीज़ हमारे हाथ में बचेगी उसे हम बोलेंगे NRV। ठीक है ना? जैसे कोई चीज़ 50 रुपये की बिकनी और 2 रुपये कमीशन लगना है और 2 रुपये पैकिंग में लगना है तो उसका NRV माना जाएगा 46 रुपीज़। अब कॉस्ट का मतलब क्या है? तो कॉस्ट में 3-4 कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट कॉस्ट का ये है कि कॉस्ट जो है उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होंगी। एक तो शामिल होगी कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरी चीज़ शामिल होगी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरी चीज़ कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो उस इन्वेंट्री को अपने करंट लोकेशन और पोजीशन में लाने के लिए ज़रूरी हो। कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर हम सब कुछ लेंगे, इनवॉइस प्राइस और ऐसा कोई टैक्स या कोई ऐसी ड्यूटी जो नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल हो, और भी कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि खर्च हुई है जैसे पैकिंग वैकिंग हो गया तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट है तो उसे घटा दीजिए। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर हमें डायरेक्ट मटेरियल के अलावा वो तो खैर है ही, लेबर भी लेना है और वेरिएबल ओवरहेड लेना है, और अगर फिक्स्ड ओवरहेड है तो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे उसे लेना है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है जो जनरली होता है, कभी कम ज़्यादा हो तो उसको ध्यान नहीं देना। जैसे ओवरहेड में हम रिकवरी रेट निकालते हैं ना, ये नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे हमें लेना है। तो ये कॉस्ट का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहा गया है कि कभी अगर जॉइंट कॉस्ट हो तो उसको भी आप बांट लीजिएगा। ठीक है ना? और भी कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपको लगता है कि करंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस्ट में लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि कॉस्ट में कुछ चीज़ें शामिल नहीं होंगी, जैसे कि कॉस्ट में एबनॉर्मल लॉसेज ऑफ मटेरियल लेबर बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। कॉस्ट के अंदर हम और आगे चलेंगे तो कोई भी स्टोरेज कॉस्ट जब तक कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ज़रूरी ना हो शामिल नहीं होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होने का मतलब जैसे कि आइसक्रीम वगैरह है तो उसको डीप फ्रीजर वगैरह में रखना ज़रूरी है, प्रोसेसिंग के दरमियान दूध के प्रोडक्ट हैं रखना ज़रूरी है तो ठीक है, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट शामिल नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वो जो प्रोडक्शन से संबंधित है वो तो होगा, लेकिन जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज तो चूंकि होते ही प्रोडक्शन के बाद है इसलिए इन्वेंट्री में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। तो 4 चीज़ें शामिल नहीं करनी, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बार बार इसे सुन लीजिएगा। 4 चीज़ें जो होंगी, फिर उसके बाद कॉस्ट हम इन्वेंट्री की 4 तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिकली 2 पार्ट है, एक पार्ट है हिस्टोरिकल और एक है नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के 2 हिस्से हो सकते हैं। अगर कोई गुड्स बिल्कुल स्पेसिफिक है तो उस पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लगाना है, जो उसकी कॉस्ट होगी वही लगानी है, जो उसकी कॉस्ट नहीं होगी वो नहीं लगानी है। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी है, हमें पता है एक
फलाने जगह पे इस्तेमाल होनी है, तो वो जो उसका रेट होगा 50 रुपये किलो या 10 रुपये मीटर, वही वहाँ पे इस्तेमाल होगा, कुछ और इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक। नंबर 2 के अंदर बात आएगी कि अगर इंटरचेंजेबल है, जिसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का सीमेंट कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर वैसे सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना है उसमें कि आपको ये देखना है कि फीफो लेना है या वेटेड एवरेज। लीफो अलाउ नहीं है, क्योंकि लीफो में इन्वेंट्री बहुत पुरानी और बहुत कम दाम पे कई बार इन्फ्लेशन के दरमियान हो जाती है, तो फीफो और ये लेना है। लेकिन किसी कारण से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको ऑप्शन है कि नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट भी ले सकते हैं, जैसे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट ले सकते हैं कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए, या आप रिटेल प्राइस ले सकते हैं। रिटेल प्राइस के अंदर क्या करते हैं कि एस्टिमेटेड जो सेल प्राइस होता है, उसमें से जो एस्टिमेटेड मार्जिन हमने जो मान रखा होता है, आप उसको घटा दें तो भी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सब करके देखना है। एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अगर रॉ मटेरियल का एनआरवी किसी कारण से कॉस्ट से कम पे है, तो ऐसे में रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है एनआरवी का। ठीक है ना। तो यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं AS2 के अंदर, इनको आप 2-4 बार सुन लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि AS2 के सारे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी मिलेगी। इसमें आपको वीडियो देखना नहीं है, बस आराम से कहीं पर रख के सुन लीजिए और क्वेश्चन को बना के देखिए, और मुझे कमेंट में कोई दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत आई है।